नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। जोड़ लीजिए कंट्रोल रूम फटाफट हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपका। राहुल गांधी ने आज 40 मिनट का वक्त लिया और 40 मिनट में जो बम फोड़ा है कि चारों तरफ धुएं का गुबार हो गया। अब क्या क्या किया इस 40 मिनट के बम में जो फोड़ा है, तो कहां कहां गुबार हुआ है, किसके किसके आंखों में जलन हो रही है, किसके किसके कलेजे में जलन हो रही है। धुएं में जब धुएं का गुबार होता है तो होता है ना, आप दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है तो आंखों में जलन की केस बढ़ जाते हैं, डॉक्टरों की भीड़ लगती है। फेफड़े में, कलेजे में, कहां कहां जलन होता है, वो खैर आंतों तक जलन पहुंच जाती है। तो किसको कहां कहां जलन हुआ है वो बताने हम आए हैं आज हेमंत जी के साथ। दरअसल मोदी ने राहुल को धमकी दिलवाई थी। ये बात आज तक सामने नहीं आई। आज आई है कि राहुल को मोदी ने धमकी दिलवाई थी। किसको भेजा था धमकी देने के लिए वो भी बताएंगे। हालांकि जिन्हें भेजा था वो अब नहीं है दुनिया में, लेकिन फिर भी तथ्य है तो तथ्य तो आएंगे ही। उसके अलावा मोदी जी प्रधानमंत्री बने कैसे, पूरा जो जिस बम की, एटम बम की बात कर रहे हैं राहुल, जिस फिल्म की, उसका ट्रेलर आया है। एक सीट पर आप कल्पना करिए, दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि कितने फर्जी वोट हो सकते हैं, कितने फर्जी वोट डाले जा सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, कितना आप सोच सकते हैं। बहुत छोटा ये सब अब आंकड़ा रह गया। एक सीट पर 1.5 लाख फर्जी वोट डाले गए। 1.5 लाख। कुल 6.5 लाख वहां पर वोट पड़े थे, 6.5 लाख, और 1.5 लाख उसमें फर्जी था। सोचिए। इसके अलावा मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में सबसे बड़ा जो खेल है वो 80 सीटों पर खेला गया, 70 से 80 सीट। और ये बात जो अभी कहा गया, देखिए कई बार तथ्यों को मैच भी हम लोग करते हैं, मिलाते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एडीआर ने एक रिपोर्ट दी थी और एडीआर की रिपोर्ट में 80 सीटों पर उन्होंने तथ्यात्मक रूप से आंकड़ों के साथ खेल पकड़ा था कि 80 सीटों पर बेईमानी हुई। कहीं पर जितने वोट पड़े थे उससे ज्यादा गिन दिए गए, तमाम ऐसे खेल पकड़े। 80 सीटें एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसने पकड़े 80 सीटों पर। और आज फिर वही बात आई जो राहुल की टीम ने रिसर्च किया, 70 से 80 सीटों पर बेईमानी से जीती बीजेपी। और 15 से 20 सीट भी अगर कम होती तो मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान नहीं होते, सबको नोटिस वोटिस नहीं भिजवा रहे होते। खैर, अब वक्त है कि मैं आपको राहुल गांधी की कुछ बाइट्स, कुछ बयान सुनवा दूं और फिर चर्चा पे हम चले जाएं, सवाल जवाब पे। सबसे पहला बयान लाइए, ये पता इंट्रो है हमारे भी कार्यक्रम का और राहुल का भी। जब सुनिए फिर बता। नहीं 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 बॉस, नहीं, मैं राजा नहीं हूं, राजा बनना भी नहीं चाहता हूं। मैं राजा के अगेंस्ट हूं, कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट हूं। ये वैसे बहुत हल्का लगता है, लेकिन इससे करारा प्रहार नहीं हो सकता अगर देश में नागरिक हो तो, उनके समझने की, प्रजा के लिए नहीं, नागरिक के लिए, सिविलाइज्ड लोगों के लिए। आप क्यों तुलना करिएगा हेमंत भाई, मैं ये भी सुना ना तो मैं एक विजुअल से तुलना किया, वो कई बार आजकल रिपीट होता है। मोदी जी इस संसद में घुसते हैं या कहीं भी घुसते हैं, मोदी 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 होता है, और मोदी जी और ऐसे गंभीर हो जाते हैं और मुद्रा बना लेते हैं। कौन सी मुद्रा है वो तो राहुल बता पाएंगे। अभय मुद्रा से लेकर कई मुद्राओं पर रिसर्च किया है राहुल ने। वो एकदम ऐसे और सीरियस हो जाते हैं कि लगता है कि मतलब अगर देवत्व में थोड़ी भी कमी हो तो शकल वकल ऐसी बना लो कि देवता। एक बार भी नहीं कहते भाई सब बैठियो, आप लोग बैठो बैठो, काम की बात करो, मोदी मोदी करने से देश नहीं आगे बढ़ेगा। बैठो शांति से, मुझे भगवान मत बनाओ, आप लोग के बीच का आदमी हूं। कभी नहीं। जब वो शुरू होता है पहले से बताया जाता है कि मोदी जी आएंगे तो भगवान बनाना है उनको। ये फर्क है, ये फर्क है। नेक्स्ट बाइट, नेक्स्ट। जब हम आते हैं तथ्यों पर, यहां तक तो लफाजी थी, तथ्यों पर बात। The shockwave that is going to go through the electoral system
when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you in the coming few days, we are going to prove to you without any doubt in the coming few days how a Lok Sabha election can be rigged and was rigged. So, it's very clear that the institution that holds this, that protects this, that holds this, that defends this, has been obliterated and taken over. अगला इसी का आप समझ लीजिए सप्लीमेंट्री है, अगली वाली बाइट वो सुनाइए, तब ये संपूर्ण होगा। 6.5 lakh voters vote, 1.5 lakh voters are fake. It's on paper. Documentation that we got from the Election Commission. Voter list that we got from the Election Commission. Physical paper. Where we went comparing photograph by photograph by photograph, name by name by name. 6.5 lakh people. Comparing one photograph to 6.5 lakh other photographs. And I'm proud of the work that the Congress party did. And you will see the shockwave that is going to go through the electoral system when we release this data. It's literally like an atom bomb. Because the truth, my friends. सुना आपने शुरुआत कहां से हुई? 6.5 लाख वोटर्स, 6.5 लाख वोटर्स और 1.5 लाख इसमें फर्जी, 1.5 लाख फर्जी वोट। कल्पना कीजिए आप, मैंने इसी शुरू में कहा था कि 10,000 20,000 कितना सोच सकते हैं। हेमंत भाई सीधा चलते हैं, मैं दर्शकों से कह दूंगा रुकिए जरा, एक पार्ट पहले ये वाला समझ लें, क्योंकि ये मतदान और फर्जी मतदान और बेईमानी, फर्जी मतदाता इस पर है। नेक्स्ट पार्ट जो राहुल गांधी को धमकी देने के लिए मोदी ने किसे भेजा था और क्यों भेजा था, उस पर हम आएंगे अगले पार्ट में। ये पहले सवाल का जवाब पूरा होते ही हम उस पार्ट पे आ जाएंगे। हेमंत भाई, आज तो ये ट्रेलर था, फिल्म तो 5 तारीख को रिलीज हो ही जाएगी, अब ज्यादा दिन है नहीं, बस 2 दिन की बात है, रिलीज हो जाएगी। लेकिन ये ट्रेलर ही बहुत खतरनाक इशारे कर रहा है। अगर 70-80 सीटों पर बेईमानी हुई और एक सीट पर 1.5 लाख फर्जी मतदाता, तब तो ये पूरा का पूरा मामला विस्फोटक है। मुझे लगता है देश नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि भारत में चुनाव प्रक्रिया कैसे हो रही है। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष जी, राहुल गांधी ने आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जब विपक्ष के किसी प्रमुख नेता ने देश की चुनाव प्रणाली पर इस तरह के गंभीर सवाल कोशिश करके तथ्यों के साथ उठाने की कोशिश की। और वो तथ्य क्या है उन पे आऊं उससे पहले आपने एक वीडियो दिखाया छोटा सा, जिसमें नारे लग रहे थे राहुल गांधी ने जब भाषण शुरू किया कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी जैसा। तो आपका पहला वीडियो वो था। तो बेहतर ये होगा कि आप उसी से शुरुआत करें ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली क्या है कि जो आज की सत्ता है उसने पिछले 11 साल में 2 काम किए, और आपने भी बड़े बारीकी से आप हर चीजों को कीनली ऑब्जर्व करते हैं। वो ये कि पूरे देश का संघ परिवार जो है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को एक राजा के तौर पे नहीं, एक शहनशाह के तौर पर स्थापित कर चुके हैं। शहनशाह, बादशाह भी नहीं, शहनशाह। और वो क्या है, वो किसी भी सवाल जवाब से ऊपर है, किसी भी जवाबदेही से ऊपर है, किसी भी पारदर्शिता से ऊपर है। और सेंगोलधारी साम्राज्य की स्थापना आपने संसद में देखी जब नई संसद में स्थापना की गई। और उसके बाद मोदी जी का जो चाल ढाल और वो सारी चीजें हैं, और जनता को जो लोग प्रदेश के जो नागरिक हैं देश के, उनको प्रजा में बदलने का प्रोजेक्ट तो लगातार 100 साल से चल रहा है, ये 100वां साल।
तो कुल मिलाकर के जो आज जैसे वो नारे लगा रहे थे कि देश का राजा कैसा हो, राहुल गांधी कैसा हो, तो उन्होंने स्नब किया इमीडिएटली कि मेरा इस बात से, मैं इसके मूल रूप से खिलाफ हूँ, अवधारणा के ही खिलाफ हूँ राज्यसभा। तो ये बहुत ही एक शुभ संकेत आप कह सकते हैं मौजूदा दौर के अंदर। तो एक चीज तो इसको ये मानिए आप। अब आपके मूल सवाल पे आता हूँ कि उन्होंने कहा क्या। 40 मिनट के भाषण में आशीष भाई, उन्होंने जो आज बखियां उधेड़ी है पूरे चुनाव आयोग की, उसके कामकाज की, आप अगर सुनते जाएंगे केवल तो आप सोचेंगे कि ये हो क्या रहा है देश में। उन्होंने कहा कि साहब, हमें शक था 2016-17 के बाद से ही तमाम चुनाव में कि ये चुनाव को स्वीप कैसे करते हैं, स्वीप करते हैं। वो गुजरात का उन्होंने जिक्र किया, तमाम स्टेट्स का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुझे शक लगाता था लेकिन मेरे पास सबूत नहीं। हमने बड़ी कोशिश की, महाराष्ट्र में चोरी पकड़ी हुई, तो उन्होंने, आपको पता है कि वो डिजिटल लिस्टें मांगी जो आज तक उनको नहीं मिली। तो आज राहुल गांधी ने और आगे बढ़ के कुछ बातें बताई। उसने कहा कि साहब, हमने जो कर्नाटक की एक लोकसभा सीट यानी कि बेंगलोर सीट, जो मैंने आपसे पहले भी 2 बार चर्चा की है, उस पर हमने इनसे डिजिटल लिस्ट मांगी, उन्होंने नहीं दी। उसके बाद हमने जो ये मैनुअल लिस्ट देते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, मैनुअल लिस्ट, आप जानिए, सोचिएगा, बड़ी गंभीर बात है कि आपने मुझे कोई कागज दिया तो मैं उसको स्कैन तो कर ही सकता हूं। तो आज राहुल गांधी ने पहली बार बताया कि ऐसी स्कैन प्रूफ डॉक्यूमेंट देते हैं कि उसको कंप्यूटराइज ना कर पाओ आप। सोचिएगा, इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। होना तो ये चाहिए डिजिटल इंडिया में डिजिटल वोटर लिस्ट दी जाए, और ये क्या देते हैं कि जो वोटर लिस्ट है वो भी स्कैन प्रूफ है। और राहुल गांधी ने बाकायदा बताया कि अगर हम उस लिस्ट को स्कैनर में डालें तो वो स्कैन नहीं होती, ब्लैंक निकलता है। तो ये एंटी स्कैन उस पर कुछ न कुछ। तो उन्होंने कहा कि फिर हमने सारे के सारे वोट मैनुअली फीड किए कंप्यूटर के अंदर, और फिर उनको क्रॉस मैच किया एक एक वोट को लेकर के, और तब उन्होंने जो दावा किया, बाकी डिटेल तो 5 तारीख को बताने वाले हैं, 5 अगस्त को जा रहे हैं वो बेंगलोर में, और जो हमने कल भी चर्चा की। और उन्होंने जो रिविलेशन किया वो मेरी भी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, मेरी भी कल्पना से बाहर थी। ये 6.5 लाख वोट पोल्ड हुए और 1.5 लाख उसमें से फेक निकले इनकी रिसर्च में। 1.5 लाख वोट कितने होते हैं आशीष भाई पता है आपको? 6.5 में से 23%। अगर 23% का खेला है तो कोई भी चुनाव जीत जाइए फिर आपको। या तो 2% पूरे देश का, अगर आप विधानसभा लोकसभा कहीं का उठा लीजिए, हार और जीत का मार्जिन कितना होता है? 2 से 4%, इससे ऊपर तो होता ही नहीं। और अगर पिछली बार बिहार का देखेंगे आप, बिहार में 12,768 वोटों में सरकार आशीष चित्रांशी की बजाय मेरी बन गई थी, और 65 लाख वोट तो जो पहला जो ड्राफ्ट आया उसमें कट चुके हैं। 65 लाख कट चुके हैं जो ड्राफ्ट लिस्ट कल आई है, ध्यान रखिएगा। और उसमें वो जिक्र नहीं है जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, उसको छेड़ा ही नहीं अभी। तो ये जो चीज उन्होंने छेड़ी है राहुल गांधी ने, और 5 तारीख उसके बाद राहुल गांधी की जो ट्रोलिंग हुई है जबरदस्त, कि वहां पर राजनाथ सिंह पटना में उसके पीछे पड़ गए हैं, जयशंकर पता नहीं कौन सा बदल, जयशंकर से अपने जवाब नहीं दिए जाते, जो सारी विदेश नीति का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया, विश्व गुरु बनाने चले थे, क्या बन के घूम रहे हैं, वो राहुल गांधी पे वो कर रहे हैं, अरुण जेटली और फलाना, और पूरी भारतीय जनता पार्टी बड़े एक आज बहुत ही आक्रामक तेवर में, वो उस पर आएंगे हम बाद में। जो चुनाव आयोग को लेकर के आज राहुल गांधी ने कहा, आशीष भाई, उन्होंने कहा कि जो लिस्ट मिली है हमें, उससे मान करके चलिएगा पीसीआई का नाम इस देश से गायब हो चुका है। इस देश में चुनाव आयोग बचा नहीं। हमें 6 माह जरूर लगे, दिन रात एक किया, और जब मैं ये डेटा बाहर लेकर के आऊंगा तो मैं आपको पता लगे कि देश की चुनाव प्रणाली पूरे तरीके से मर चुकी है। और सीटें जो है, अगर 15 सीटें मोदी की कम होती तो प्रधानमंत्री नहीं बनते, लेकिन 70, 80 और इवन 100 सीटों तक भी घालमेल का खेल है। आपने बिल्कुल इंट्रोडक्शन में ठीक कहा कि एडीआर ने भी ऐसी बातें उठाई थी कि वोट, नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड कितने हैं और नंबर ऑफ वोट्स काउंटेड कितने हैं, और उसके ऊपर चुनाव आयोग ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। जिस तरीके से आज शाम को वोटिंग खत्म हुई और 11-11 दिनों तक, 15-15 दिन तक वोट परसेंटेज नहीं बताया गया, तो देश के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ 78 साल के अंदर। तो वो सारे संशय अपनी जगह थे, लेकिन अगर ये बेंगलुरु कंस्टिट्यूंसी के अंदर 6.5 में से 1.5 लाख वोट फर्जी पाई जाती है, तो फिर आप समझ लीजिए इस देश में किस तरह के चुनाव हो रहे हैं। और इस पे शक मुझे लगातार है। मैं आपको हमेशा कहता हूं एक बात, जिस तरीके से देश के चुनावों से, चुनाव परिणामों के बाद उत्सव खत्म हुए हैं, विजय जुलूस खत्म हुए हैं, सेलिब्रेशन खत्म हुआ है, चुपचाप जीतते हैं और अपने बिलों में घुस जाते हैं। नहीं तो जीतने वाला आदमी तो आशीष भाई, हमारे यहाँ तो सेलिब्रेशन की आदत है, हर छोटी चीज को सेलिब्रेट करते हैं हमारे यहाँ तो। चुनाव में हम तो उत्सव जीवी हैं, कुछ मोदी जी ने बढ़ा भी दिए और ज्यादा, पहले भी हम थे लेकिन उन्होंने और ज्यादा उसके वो किया है। तो ये सारी चीज जो राहुल गांधी ने जो आज बताई है, और उसके बाद उन्होंने जो खालू डेडी हर एक चीज की, वो अपने आप में अविस्मरणीय है।
और पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरा जो राइट विंग है आज वो कितने आक्रामक तेवर में है, उस पर हम आगे बात करेंगे। नहीं, खैर खैर एक बात बताएं आपको, ये पूरी सरकार बनी ही पता किस लिए है? कई बार होता है ना कि सरकार गठित क्यों हुई, ये सरकार दक्षिणपंथी है, वामपंथी है, तो मध्यम मार्गी है, बहुत सारी चर्चाएं होती है। और क्यों ये सरकार बनी? डेवलपमेंट के लिए, स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, इकोनॉमी मजबूत करने के लिए। ये सरकार ही गठित हुई राहुल गांधी को ट्रोल करने के। बेसिकली ये सरकार बनी इसलिए, इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर के और जो सबसे नीचे वाला मंत्री होता है, कोई भी मतलब खटिया बिछौना मंत्री टाइप कोई मंत्री, उसको आप और किसी मुद्दे पे बुलवाओ देश दुनिया के, नहीं बोलेगा। बोलो ट्रम्प, बोलो भैया ट्रम्प बोलो, नहीं बोलेगा, चला जाएगा भागकर। लेकिन उससे बोलो राहुल गांधी, तो बस इतना आप बोलो राहुल गांधी, ये नहीं बोलो कि बोलो, वो तुरंत शुरू हो जाएगा राहुल गांधी बेवकूफ है, राहुल गांधी पप्पू है, राहुल गांधी कुछ नहीं आता, राहुल गांधी चाइनीज है, राहुल गांधी जो मतलब तत्काल चालू हो जाएगा। आपने कहा ना 23%, 35% के आसपास भाजपा को वोट, हालांकि ये थोड़ा सा मैं जो कह रहा हूं थोड़ा बेग टाइप का है एनालिसिस, लेकिन 35% के आसपास वोट है। 23% तो फर्जी है भाई, फिर तो 12% है। मोदी जी की लोकप्रियता वही है 12%, और हकीकत भी यही है। 100 में 12 ही भक्त हैं, लेकिन वो 88 को दबाए हुए हैं, क्योंकि वो 12 भक्त मनुवादी हैं, और मनुवाद में हमेशा 15, मनुवाद का मतलब है 15 बनाम 85, वही तो मनुवाद है। जब 15-85 दबाओ तो मनुवाद है, तो 12-88 दबाए हैं तो मनुवाद अपने प्रखरतम रूप में, बिल्कुल यही। अब हम आगे अगले पार्ट पे आते हैं जिस पे ट्रोलिंग चल रही है, लेकिन अभी हम ट्रोलिंग पे नहीं, हम धमकी पे चर्चा करेंगे। जरा राहुल की अगली क्लिप सुनाइए। You know, I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? जब अंग्रेज नहीं झुका पाए, सुपर पावर नहीं झुका पाया, तो फिर तुम कौन झुकाने वाले हो? तुम कहां झुका दो? ये धमकी वाली बात जो है ना, ये बड़ी गंभीर है कि आप सोच लो। मतलब ये चीज, ये प्रक्रिया बड़ी पुरानी है, ये अभी नहीं जैसे बहुत सारे लोग हैं कि 2025 में 24 में होने लगा ना। मोदी जी 14 में आए थे, और सोचिए अपने पहले कार्यकाल के अंत होते होते, मतलब पहला कार्यकाल ही चल रहा था, उस समय भी धमकी वाले संदेश भिजवाते थे कि सोच लो, नहीं तो क्या होगा तुम्हारा, है हेमंत भाई? आशीष भाई, ये जो बातचीत है ये बहुत गंभीर है और बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में जो राहुल गांधी ने जितने सवाल उठाए उन सबको डाइल्यूट करके पूरी राइट विंग ने इसको पकड़ लिया है, और इसमें एक कंट्राडिक्शन है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं, ना हम इस तरफ है ना हम उस तरफ। राहुल गांधी ने 17 मार्च 2024 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक भाषण किया था, और उसमें उन्होंने जिक्र किया था, जो यहाँ रेफरेंस है ना कृषि कानूनों का, उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया था कि अपना जो भूमि अधिग्रहण बिल आया था 2014-15 में, उसमें उसका रेफरेंस था धमकी को लेकर। तो मुझे भी कंफ्यूजन हुआ कि भाई, वहां मुझे याद था क्योंकि मैंने उस पर तब डिबेट की थी, तो मैंने उनके वहां बात की कि भाई इसमें कहीं मुझे लगता है कुछ स्लिप ऑफ टंग हो गया है, सच्चाई क्या है? तो उन्होंने कहा कि राइट विंग जानबूझ के इसको प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो बताया गया मुझे ऑफिशियली, कि 2017 में कृषि बिल ऑलरेडी ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, और मोदी सरकार सेकंड टर्म के अंदर उसको क्लियर करना चाहती थी अर्लीस्ट पॉसिबल। तो 2017 में कृषि बिल प्लस एमएसपी पर डिस्कशन करने के लिए अरुण जेटली उनके घर गए थे, और घर भी कौन सा, 10 जनपद।
और आपको हम्म, पता है इन तीनों बहन भाइयों या सोनिया जी से कोई भी मिलने जाता है तो वहां पर हर गाड़ी की, हर व्यक्ति की एंट्री होती है, बाई नेम, टाइम होता है उसमें, कितनी हाँ, देर अंदर रहा नहीं रहा। तो उन्होंने बताया कि बाकायदा 2017 में अरुण जेटली जी ऑफिशियली आए थे और बाकायदा चर्चा हुई और वहां पे ये घटना, तो मुझे ये क्लैरिटी हुई कि वो गए थे। और ये कहा क्या गया वो इंपॉर्टेंट है। जो कथित तौर पर जो आज इन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने ये कहा कि अगर आप इसका विरोध करेंगे और हमारी मदद नहीं करेंगे तो हमें आपके खिलाफ एक्ट करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने कहा कि मेरे ऊपर तो 30-32 केस ऑलरेडी चल रहे हैं और हम तो कभी अंग्रेजों से नहीं डरे, डरते तो तुम थे, हमारे नहीं, हाँ, तो आपको पता नहीं है आप किससे बात कर रहे हैं। और हाँ, राहुल गांधी ने यहां करके ये बात, उसके बाद जो घटनाक्रम है आशीष भाई, आज पूरे देश में प्रलय मची हुई है। आप सोचिए, हाँ, केंद्र के मंत्री राजनाथ जैसे व्यक्ति, राजनाथ, हाँ, जयशंकर, हाँ, पूरे देश की, मैं पूरी दुनिया में भारत का भट्ठा बिठा करके, और वो राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। और अभी अगर आप जब बात करेंगे तो पूरी सोशल मीडिया पे राहुल और अरुण जेटली को दोबारा जिंदा कर दिया है राइट विंग ने। और उसमें भी उनकी जो भद पिट रही है बीजेपी की, वो क्या पिट रही है कि अरुण जेटली का एक 2017-18 का इंटरव्यू दिखाया जा रहा है एक और पोमेरियन चैनल के ऊपर, उनके जो प्रिय मित्र भी थे, बाल सखा थे, आप समझ गए होंगे, जो अदालत वाले। हम्म, तो उस पे वो लगातार अरुण जेटली वहां बोल रहे हैं और राहुल और उनकी बातचीत का हवाला दे रहे हैं। यानी कि राइट विंग जो कुछ कर रहा था उसका जबरदस्त काउंटर हो रहा है अरुण जेटली वाले मसले पे। तो भारत सरकार के मंत्रियों को और तमाम राइट विंग की जो आईटी सेल और जो ये भगत सेना है, उसको और कोई काम नहीं बचा है। वो उस पर, अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं, जयशंकर ने लिखा है ये, हम्म, हैरान मत होगा, जयशंकर क्या कह रहे हैं पता है आपको, कि एक हम्म। दिवंगत व्यक्ति के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना। तो मेरे ख्याल नेहरू जी तो शायद जिंदा है 61 साल से। नहीं, नेहरू जी तो नेहरू, अस्वस्थामा है। हाँ, नेहरू जी 64 में चले गए थे। मोदी हाँ, का ये भाषण जो अभी दिया 3 दिन पहले, उसमें 14 बार नेहरू का जिक्र था। सो इंदिरा गांधी भी जिंदा होंगी, मेरे ख्याल उनको जाए हुए 41 साल होंगे। राहुल गांधी, उसको राजीव गांधी को जाए हुए 34 साल होंगे। कोई भाषण इनका उनके बिना खत्म होता होता। और आज इनको नैतिकता याद आ गई। तो ये चीज देखने की है आज राहुल गांधी ने जो किया है ना आशीष भाई, अगर आप उस भाषण का एक एक शब्द सुनेंगे, उन्होंने इनको उधेड़ के रखा। क्या कहा, ये जो आज का कार्यक्रम था, ये भी बता दूं दर्शकों को, ये आज वार्षिक कानूनी सम्मेलन था कांग्रेस का, वकीलों का, संवैधानिक चुनौतियां, परिप्रेक्ष्य एवं मार्ग, आगे का रास्ता। और उसमें उन्होंने कहा कि आप इतिहास उठा के देखिए, अपने गांधी जी का तमाम यौवन, नेहरू जी का, सरदार पटेल का, सारा यौवन उनका जेलों में चला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस और संघ परिवार के एक नेता का नाम बताओ जो जेल में रहा है। हम उनसे सीधे टकराते थे और वो जाके पूछते थे कि बताइए साहब, हमें अब क्या करना है, उनसे टास्क लेने जाते थे। और उन्होंने इसको इस तरीके से आर्टिकुलेशन किया, उसको देखिए, आर्टिकुलेशन की राहुल गांधी हम्म, हमेशा वीकनेस थी। अब मुझे लग रहा है, चाहे वो पार्लियामेंट का भाषण हो 3 दिन पहले जो लोकसभा में उन्होंने बकियां दे दी, और जो आज उन्होंने भाषण किया, तो एज ए कम्युनिकेटर ही हैज इंप्रूव्ड ए लॉट। जबरदस्त सुधार है। उन्होंने क्या कहा आज, कि देखिए, जहां आपको कांग्रेस होगी वहां पे सच्चाई मिलेगी, साहस मिलेगा और अहिंसा मिलेगी। और जहां बीजेपी और राइट विंग होगा, इन तीनों को उल्टा कर लीजिए, झूठ मिलेगा, कायरता मिलेगी और हिंसा होगी। और उन्होंने बाकायदा इसका रेफरेंस दिया कि कल मेरी बहन प्रियंका गांधी ने मुझे ये कहा, वो वीडियो भी है, दिखा दीजिएगा दर्शकों को। उसमें बाकायदा ये कहा कि मेरी बहन ने कल ये कहा कि राहुल, तुम आग से खेल रहे हो। हम्म, और मैंने उसको जवाब दिया कि मेरे बुजुर्गों ने मुझे यही सिखाया है, मेरे पूर्वजों ने, कि मेरा जो आखिरी पड़ाव है वो आग में जाके समाप्त होना है। तो मैं डरूं क्यों? और मेरी सीख ये है, मेरी सिखलाई ये है बुजुर्गों की, मेरे परिजनों की, पूर्वजों की। उन्होंने मुझे ये कहा है कि तुम साहस और बहादुरी के प्रतीक हो, जीवन में कभी कायरों से नहीं डरना है। और कायर के तौर पर वो किसको स्टेब्लिश करते हैं, वो भाषण सुना जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के राइट विंग को जो आज मिर्ची लगी है ना, क्योंकि जो लोकसभा के अंदर जो झटका दिया, उसमें से किसी एक सवाल पे राहुल गांधी पे किसी की चू नहीं निकली आज तक। उन्होंने जो इनको उधेड़ा था, वहां पर क्या कहा था, विल पावर और फ्री हैंड, दोनों में फंस गई पूरी सरकार। कुछ भी कहते रहे मोदी जी, उस सवाल का जवाब आज तक नहीं आया। और जैसे ही इन्होंने आज ये आर्टिकुलेशन की, चाहे आग से खेलने वाली, चाहे 30-32 मुकदमे लादने वाली, चाहे अरुण जेटली वाली, और चाहे ये बाकी चीजें कि झूठ, अहिंसा और ये सारी चीजें, तो कुल मिलाकर आशीष भाई, एज ए लीडर ही इज कमिंग अप। और जो ओपनिंग थी बातचीत की, जब उसमें कहा कि देश का राजा कैसा हो, उन्होंने एक जो फ्यूडल मानसिकता है उसको उधेड़ के रख दिया कि मैं तो इसके हम्म, मूल रूप से अवधारणा के खिलाफ। तो अब सवाल ये कि देखिए, मोदी जी तो राजा से आगे बढ़ करके शहनशाह, बादशाह, और उनको आप उससे भी ऊपर
नॉन बायोलॉजिकल, कुछ भी कहिए। लेकिन राहुल गांधी से भी देश ये अपेक्षा तो करेगा ही कि वो जो चारों तरफ चाटुकारों की फीस और जो भीड़ और जो चारों तरफ उनके दरबार सजता है, वो भी उससे बाहर आकर के, ऐसे ही जैसे इंदिरा जी डेली लोगों से मिलती थी, आम आदमियों से, आम वर्करों से, राजीव जी डेली मिलते थे चुने, राहुल गांधी भी वो सिलसिला शुरू करेंगे जनता के बीच में जाकर के। उनकी इस बात से उनके वर्करों में भी एक खास तरह का उम्मीद जगी है कि क्या वो भी उस दरबारी संस्कृति से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि आप एक चीज देखिएगा, मोदी 2013 से लेकर के आज तक राहुल को क्या कहते हैं, शहजादा, शहजादे से शुरू किया ना सारा से, और पूरे परिवार को राज परिवार कहते हैं। तो वो जो टैग चिपकाने की कोशिश करते हैं, उससे बाहर आने का राहुल गांधी के लिए आज के बाद ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि उन्होंने पोजीशन क्लियर कर दिया कि मैं इस राजशाही के तो मूल तौर पे खिलाफ, इसके बाद तो कुछ नहीं। अब उनको भी उस दरबारी संस्कृति से, उस चाटुकारी संस्कृति से बाहर आकर के लोगों से जननेता के तौर पे आगे बढ़ने का मुझे लगता है उनके पास ही स्वर्णिम अवसर है। वो इसका फायदा उठा पाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में पता लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई। एक चर्चा अभी हम रोकते हैं, लेकिन जयशंकर और पूरे राइट विंग को मैं पहले से ही अलर्ट कर देता हूं। नॉर्मली करते नहीं हम लोग, लेकिन अलर्ट कर देता। हम आ रहे हैं थोड़ी देर में, और जो आप लोग की खोजबीन पड़ताल है किस सन में क्या हुआ, किस सन में क्या हुआ, वो जुबानी जमा खर्च लेके नहीं आएंगे। हम आपके सामने तथ्यों के साथ रखेंगे कि आप लोग फिर झूठ बोलते पकड़े गए हो। राहुल को फंसाने के चक्कर में काहे अपनी फजीहत करवाते हो, मत उलझो। अब बोलना है तो ट्रंप पे बोलो, अमेरिका पे बोलो, जो हम हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं, उन पे बोलो। देश को मजबूत करो। राहुल को कमजोर करना एक ही लक्ष्य है, राहुल को कमजोर करना। काम है आपका देश को मजबूत करना है। आपको लोगों ने वोट दिया, चाहे बेईमानी से जीते चाहे जैसे जीते, इसके लिए नहीं ना कि राहुल गांधी निपटाएंगे। बताओ, देश में इतनी पावरफुल सरकार, और वो एक जो है विपक्ष के नेता को निपटाने में लगी हुई है कि कैसे राहुल गांधी से बचो। ये खौफ है। इस खौफ का मैं तो चाहता हूं कि कोई अगर एक मनोविज्ञान का कोई हो स्कॉलर, तो एक दिन उसको बिठाएं जो इन चीजों को और बेहतर समझा पाए। आप भी तलाशिएगा हेमंत भाई, कोई जो भी ना साइकोलॉजिस्ट जो मनोविज्ञान समझता। ये राहुल के खौफ का एक बहुत बड़ा मतलब प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुछ भी वो आदमी बोले, पूरा का पूरा पूरा सरकार संगठन सब चले जाते हैं। अब बताइए, ये है जो है, दो जगह खौफ दिखता है। एक ट्रंप है, वो बोलता है तो सांस नहीं लेते, और खौफ ये दोनों खौफ के प्रकार हैं हेमंत जी, ये दोनों खौफ के प्रकार हैं। एक डर ऐसा होता है कि आदमी उसका जवाब देने की हिम्मत नहीं करता, और एक डर ऐसा होता है कि उसी पर पूरा अपना घर द्वार थरिया लोटा लेके उसी पे टूट पड़ता है कि भैया ये बोल रहा है, जल्दी से जल्दी इसको न्यूट्रलाइज करो, इसको बदनाम करो, झूठ फैला के इसको बाहर करो, ट्रैक से उतारो, नहीं तो ये आपको नग्न कर देगा। और दोनों प्रकार हमें देखने को मिल रहे हैं, ट्रंप और राहुल, दोनों प्रकार देखने को मिल रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।